हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मेगा आईएएस। दोस्तों, मैं मेहराब शेख और आज एक बार फिर आपके लिए एक और मॉक टेस्ट लेकर आया हूं। आज के मॉक टेस्ट में भी हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए उनका ही कॉम्बिनेशन है, उनके ही क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे रखा है। तो हर बार की तरह आज भी हम इसको करेंगे, सॉल्व किया जाएगा। पहले आप करें या मेरे साथ करें, एज यू विश। तो शुरुआत करें। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके सामने है, आप पिक लेके सॉल्व कर सकते हैं या फिर मेरे साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। They walked beside each other in silence। ये आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब है जो कि V2 है। वर्ब का सेकेंड फॉर्म अकॉर्डिंग टू टेंस सही है वो। बिसाइड्स वर्ड जो है ये आपका कंजंक्शन के रूप में काम कर रहा है, जिसका मतलब होता है कि अतिरिक्त या के अलावे, बट ये बताता है कोई चीज के साथ साथ है। ठीक है, एक सेंस इसका ये है, बिसाइड्स के अतिरिक्त या के साथ साथ। ओके, जैसे हम लोग बोलते हैं ही गेव मी अ पेन बिसाइड्स अ बुक, मतलब ये कि बुक के साथ साथ एक कलम भी दिया। तो बिसाइड्स को इसी सेंस में यूज किया जाता है। ठीक है, तो वो तो ठीक हो गया सेंस के हिसाब से, मतलब इसका मैंने आपको सेंस बता दिया। अभी एरर हम लोगों ने नहीं देखा है। तो दे वॉक्ड बिसाइड्स ईच अदर, एक दूसरे के डैश, इन साइलेंस, खामोशी से, चुपचाप। तो एरर वाला पार्ट आपका ये बी सेक्शन है, इसमें बिसाइड होगा ना कि बिसाइड्स, क्योंकि यहाँ चलने की बात हो रही है। तो जब लोग चलते हैं, दो आदमी, एक या चार आदमी, तो एक दूसरे के बगल में चलते हैं। तो यहाँ बिसाइड होगा, जिसका मतलब होता है बगल में, प्रीपोजिशन के रूप में इसको यहाँ पे यूज किया जाएगा। बहुत ही कॉमन एरर था। ऐसे भी कॉमन एरर में एरर हमेशा कॉमन ही होता है। स्टूडेंट को लगता है कि बहुत बड़ा तीर मार दिया क्वेश्चन में, ऐसा कुछ होता नहीं है, इसलिए इसका नाम कॉमन एरर रहता है। ठीक है, मामूली गलतियां। तो बिसाइड्स की जगह हम बिसाइड करेंगे, बिकॉज यहाँ पे सेंस है कि वे लोग एक दूसरे के बगल में खामोशी से चलते रहे। और बिसाइड्स कब यूज करेंगे वो मैंने आपको सेंटेंस वहां पे बता दिया बना के। नेक्स्ट है, आवर मैथमेटिक्स टीचर ऑफ्टन एम्फसाइजेस ऑन द नीड फॉर अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। इसमें ये हमारा सब्जेक्ट हो गया मैथमेटिक्स टीचर, आवर एडजेक्टिव हुआ, ऑफ्टन एडवर्ब है, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी, एम्फसाइज करना मेन वर्ब है, चूंकि ये हमेशा करते हैं और ऑफ्टन लगा है तो ऑफ्टन के साथ हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे, वो किया हुआ है। एंड अकॉर्डिंग टू नाउन, सब्जेक्ट का नंबर भी मैच हो रहा है, तो ये तो बड़ी ठीक है। आगे एक प्रीपोजिशन लिया है ऑन, जाहिर सी बात है एम्फसाइज के लिए लिया गया होगा। चलो इसको देखेंगे। तो एम्फसाइज किया किस बात पे, द नीड फॉर अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। तो नीड के साथ फॉर लगा है, नीड को यहाँ पे नाउन के रूप में यूज किया गया, इसलिए द लगा दिया है, सही है। एंड नीड फॉर मनी होता है, वैसे ही नीड फॉर अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस होता है। तो एरर वाला पार्ट इसमें क्या हुआ, जी हाँ, यहाँ ऑन नहीं होगा। एम्फसाइज का मतलब ही होता है किसी बात पर बल देना, इसमें अलग से ऑन लगाने की जरूरत नहीं है, इट इज अननेसेसरी। तो ये हो गए हमारे दो कॉमन एरर्स कंप्लीट। उम्मीद है कि आपके आंसर सही होंगे। आप वीडियो के एंड में या जब आप बना चुके तो अपना आंसर कमेंट में जरूर टाइप कीजिएगा। नेक्स्ट वी हैव सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। द मैटर मस्ट बी कंसिडर्ड इन एवरी पॉइंट ऑफ व्यू, और इसमें जो अंडरलाइंड पार्ट है ये या तो गलत है या सही है। अगर ये गलत है तो इसका इम्प्रूवमेंट कौन होगा इन तीनों में से, और अगर ये सही है तो आंसर इज डी, नो इम्प्रूवमेंट वाला ऑप्शन। तो आपने पढ़ लिया होगा, देख लिया होगा। अब मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे इन तो नहीं होगा, फ्रॉम होगा,
from every point of view. The matter must be considered from every point of view. मतलब हर तरीके से, हर पॉइंट से मैटर को कंसिडर किया जाना चाहिए। ठीक है, तो जो मीनिंग दे रहा है वो ये देगा। नेक्स्ट है, देखिए ये वाला आपका अंडरलाइन यहाँ से होगा। ठीक है, ये टाइपिंग एरर हो गया, टू भी अंडरलाइन में आएगा। ही एंजॉयज टू टेल स्टोरीज टू चिल्ड्रेन। आपने अगर वर्ब चैप्टर पढ़ा है तो वर्ब में आपने पढ़ा होगा जिरंड के बारे में, और उस जिरंड में आपने ये पढ़ा होगा कि एंजॉय, इसके बाद हम जिरंड का यूज करते हैं, ना कि इन्फिनेटिव का, जो यहाँ दिया हुआ है इन्फिनेटिव 2+V1। तो ये तो रॉन्ग है, मतलब कि इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो ये तो तय हो गया कि डी आंसर तो नहीं होगा। पहले हमें ये साबित करना होता है कि जो दिया है वो गलत है। अगर वो गलत नहीं है तब तो फिर डी हो जाएगा, फिर हमें किसी सब्स्टिट्यूट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर वो गलत हो गया तो डी निकल गया, एलिमिनेट हो गया, बाकी बचेंगे 3, उसमें से कोई एक चलेगा। तो चूंकि अभी अब मैं आपको बता चुका हूँ कि एंजॉय के बाद क्या लगाएंगे, जीरंड लगाएंगे। जीरंड यानी क्रिया का चौथा रूप से स्टार्ट होगा। सो ही एंजॉयज टेलिंग स्टोरीज टू चिल्ड्रेन, कि वो बच्चों को कहानियाँ सुनाना या बताना एंजॉय करता है। ठीक है, तो आंसर इज बी। सो अगेन आपके आंसर करेक्ट होंगे। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस 5 and 6. In 5 and 6 you have fill in the blanks, खाली स्थान को भरें। चले, आपने कर लिया होगा। He sold his property because he was under a lot of, उसने अपनी प्रॉपर्टी को बेच दिया क्योंकि वो किस चीज के अंडर में था, डेट के अंदर में था, लोन के अंदर में था, अकाउंट के अंडर या कंट्रोल में, या क्रेडिट के अंडर। इनके मीनिंग को हम देख लेते हैं। अकाउंट आप जानते हो खाता होता है, खाता भाई अकाउंट। डेब मतलब क्या होता है, देनदारी होता है। आपने किसी से कुछ लिया है तो आपको देना पड़ेगा, तो वो डेब कहलाता है। लोन क्या होता है, लोन होता है ऋण, एक अमाउंट है जो आप इंटरेस्ट पे लेते हो, उसको हम लोन कहते हैं। एंड क्रेडिट मतलब साख होता है। तो इन सारे शब्दों में सुटेबल वर्ड क्या है? आप जानते हैं कि जब कोई प्रॉपर्टी बेचता है तो उसकी खास वजह होती है कि वो किसी को रकम देना चाहता है या देनदारी में होता है, कर्ज में डूबा होता है, तो वो देनदारी के लिए प्रॉपर्टी वगैरह बेचता है। तो यहाँ आंसर होगा डेब, कि वो बहुत ज़्यादा देनदारी के अंडर दबा हुआ था, उसकी काफ़ी लोगों से पैसे उसने लिए होंगे जो उसको देना है, चुकाना है, तो उसी के लिए उसने अपनी प्रॉपर्टी को बेच दिया। तो कई लोग शायद लोन भी आंसर करे होंगे, बट ये यहाँ पे सुटेबल मीनिंग नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, जब आप डेब में होते हैं, कर्ज में होते हैं, तभी आप इस तरह की कोई एक्शन को करते हैं, अपनी ज़मीन जायदाद बेच के उसको चुकाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, लोन क्यों नहीं हुआ सर? तो लोन मैंने कहा कि वो पैसा जो ऋण पे लिया गया हो, और इस सेंटेंस में ऐसा कहीं कुछ नहीं है पैसे की लेन देन की बात। हाँ, ये बात है कि उसने कुछ लिया होगा लोन, और अब वो क्या है, डेब में है, अब उसके ऊपर देनदारी है कि अब उसको वो देना है। ठीक है, इसलिए डेब होगा। माई बॉस माई रिक्वेस्ट टू इंक्रीज माई अलाउंस, कि मेरे बॉस ने क्या कर दिया, मेरे रिक्वेस्ट को, किस बात का रिक्वेस्ट, इंक्रीज माई अलाउंस, कि मैंने उनसे कहा था कि मेरा जो भत्ता वगैरह है, महंगाई भत्ता या और भी चीज़ें, उसको इंक्रीज कर दिया जाए। तो रिक्वेस्ट को क्या करते हैं, रिफ्यूज करते हैं, कर सकते हैं। रिफ्यूज मतलब मुकर जाना होता है। डिनाई का मतलब होता है किसी सत्य को मानने से इनकार कर देना। ठीक है, और रेजिस्ट का मतलब होता है किसी बात को रोकना, कंट्रोल करना, रेजिस्ट करना, विरोध करना, इसी से वर्ड रेजिस्टेंस बनेगा। विद होल्ड या विद हेल्ड, अकॉर्डिंग टू टेंस यहाँ विद हेल्ड हुआ, नहीं तो विद होल्ड भी होता है। विद होल्ड करना मतलब रोक लेना। आप किसी को कुछ देने वाले थे लेकिन फिर आपका मन बदल गया, अब आपने उस चीज़ को अपने पास रख लिया, आगे आपने जारी नहीं किया, तो वो विद हेल्ड करना हो गया। ठीक है, विद होल्ड या विद हेल्ड। तो आंसर होगा डिनाई करना। जब हमसे कोई रिक्वेस्ट करे और हम मानने से इनकार कर दें, इसको डिनाई कहते हैं, रिफ्यूज नहीं कहते। मे भी आप लोगों ने शायद इसको भी किया होगा, बट ये नहीं होता। रिफ्यूज मतलब होता है आपने किसी से वादा किया,
कुछ और फिर बाद में मुकर गए, आपने कहा कि कल पिक्चर ले जाऊंगा, फिर अगले दिन जब वो आया कि चलो पिक्चर, आपने कहा नहीं पैसे नहीं है, तो वो ये कहेगा कि भाई कल तुम बोले थे, आज रिफ्यूज़ कर रहे हो। तो रिफ्यूज़ मतलब मना करना या मुकर जाना। एंड रिक्वेस्ट वगैरह को मना करने को हम डिनाई कहते हैं, या जैसा कि मैंने बताया सच को मानने से इनकार करना। जैसे सूरज पूरब से उगता है, कोई कहे नहीं मैं नहीं मानता, तो वो क्या हो जाएगा, डिनाई, वो डिनाई कर रहा है। ठीक है, चलो तो ये भी आपके आंसर हो गए, उम्मीद है कि यहाँ पे आपने करेक्ट किया होगा। नेक्स्ट वी हैव एंटोनिम वोकैबुलरी सेक्शन। तो एंटोनिम ऑफ किंडल, किंडल का अर्थ क्या होता है? किंडल मतलब होता है कोई चीज जलाना, आग लगाना या जलाना, या किसी को उकसाना, किसी के अरमान या उसके अंदर के जज्बात को बढ़ाना, इसको किंडल कहते हैं, मतलब हवा देना। ठीक है, तो इग्नाइट का मतलब भी वही होता है, जलाना, इग्नाइट करना। एनकरेज मतलब भी उकसाना। ठीक है, इग्नोर हम जानते हैं किसी बात को इग्नोर करना। तो यहाँ तो एंटोनिम चाहिए, ये दोनों तो सिनोनिम हो गए, तो ये तो होंगे नहीं और ये होगा नहीं, तो एक्सटिंग्विश हो जाएगा। इसका मतलब हो गया बुझाना, आग जो लगी है उसको बुझाना, एक्सटिंग्विश, जैसे वो फायर एक्सटिंग्विशर होता है ना, आग बुझाने वाला यंत्र। नेक्स्ट वी हैव डीप। तो डीप का भी एंटोनिम चाहिए, तो डीप मतलब गहरा, दैट यू नो ऑलरेडी। सुपरफिशियल मतलब होता है छिछला, जैसे पानी होता है छिछला पानी बोलते हैं, यानी ऊपरी ऊपरी। एंड एलिमेंट्री मतलब हो गया प्रारंभिक, प्रारंभिक। एंड फैशनेबल, फैशन से जुड़ा है। तो आंसर डीप का शैलो होगा, हालांकि होने को सुपरफिशियल भी होगा, बट जैसा कि ऑप्शन क्वेश्चन में होता है बेस्ट एक्सप्रेस, तो डायरेक्ट अपोजिट डीप का शैलो। ठीक है, डीप मतलब गहरा, शैलो मतलब बिल्कुल कम, जहाँ पे कम पानी है। सुपरफिशियल मतलब हो गया जहाँ पे मतलब चीज़ें हैं बस ऊपरी ऊपरी नॉलेज किसी को है किसी बात का, दैट इज सुपरफिशियल। बट डायरेक्ट आंसर इसका शैलो होता है। मे बी कि आपने शायद सुपरफिशियल भी लगाया हो, या आप देखकर कंफ्यूज हो गए होंगे। बिल्कुल होंगे, मैंने वर्ड आसान जरूर दिया है लेकिन आंसर करना आसान नहीं था। सिक्योर का आपको चाहिए सिनोनिम, एंटोनिम आपने कर लिया, तो ये सिनोनिम देख लीजिए। सिक्योर मतलब कोई चीज जो सुरक्षित है, दैट इज सिक्योर। तो ये सीक्रेट तो गुप्त हो गया, सुरक्षित तो नहीं हुआ। सेफ सुरक्षित होता है, यहाँ सेफ रहेगा यानी सुरक्षित। कंफर्टेबल हो गया आपका आरामदायक, दैट यू नो। और इंडिपेंडेंट मतलब आत्मनिर्भर। चलिए, तो इंडिपेंडेंट तो नहीं होगा, तो ये सब तो होंगे नहीं और ना ही ये होने वाला है। सुरक्षित, सेफ एंड सिक्योर बोलते हैं ना, सेफ एंड सिक्योर, तो एक ही सेंस है। फॉल्स मतलब जो चीज झूठ है, झूठ है। ठीक है, जो फॉल्स है वो क्या होता है, झूठ होता है, झूठ को ही फॉल्स कहते हैं या गलत है, झूठ है। डिफेक्टिव मतलब क्या होता है, डिफेक्टिव मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिसमें थोड़ा सा दोष है, जैसे हम कह सकते हैं दोषपूर्ण है, दैट इज डिफेक्टिव। कोई चीज होता है ना खराब थोड़ा सा हो जाए, डिफेक्टिव पीस। इनकरेक्ट मतलब जो सही नहीं है, एंड इनएक्यूरेट का मतलब भी होता है जो सही नहीं है। ये एक दूसरे का सिनोनिम है, तो आंसर होगा अनट्रू, जो गलत है या झूठ है। अनट्रू जो ट्रू नहीं है, ट्रू नहीं है, अन लगा हुआ है, तो ये अनट्रू झूठ होगा, तो फॉल्स का बी अनट्रू। नेक्स्ट, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। This is one word substitution. One who forcibly seizes control of a bus or an aircraft. मतलब ये सिंपली कह रहा है कि जब आप कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी बस या एयरक्राफ्ट को अपने कब्जे में कर लेता है, उसके कंट्रोल को जो है अपने कब्जे में कर लेता है, ले लेता है, तो वो क्या कहलाता है? तो इसको हम कहते हैं हाईजैक करना। ठीक है, इस काम को बस हाईजैक करते हैं, ट्रेन प्लेन सब हाईजैक होता है, आपने सुना होगा। और ऐसे व्यक्ति को हाईजैकर बोलते, तो आंसर इज हाईजैकर। पायरेट होता है आपका समुद्री डाकू, जो समुद्र में लुकता है, जहाज वगैरह।
ये डाकू हो गया, समुद्री, पायरेट्स, मूवी देखे होंगे, कैरेबियन ऑफ, पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन सी। स्विंडलर मतलब होता है जो धोखा देता है, धोखा देने वाला, स्विंडलर, धोखा देने वाला। देखिए स्विंडलर आप याद कर लीजिएगा विंड से, विंड पकड़ लीजिए, कहते हैं ना भाई इसकी बात में मत रहना, ये बस हवा हवाई बातें करता है, खाली हवा में घुमाता है, बहुत धोखेबाज आदमी है, तो विंड से स्विंड कर दीजिएगा, ठीक है। तो स्विंडल धोखा देना, डिसीव करना, तो उसी को स्विंडलर कर दिया। पिल्फर, पिल्फर क्या होता है, चुराना, किसी चीज को छोटे अमाउंट में चुराना, जैसे कोई चूहा होता है ना, चूहा तो नहीं बन रहा, लग रहा है बर्ड बन जा रहा है, चलो मान लो कोई पक्षी है, ठीक है, तो पक्षी क्या करती है, वो कोई भी अनाज का दाना होता है तो थोड़ा थोड़ा करके अपने चोंच में वो उठाती है ताकि बच्चे को दे सके, है ना, तो इसको पिल्फर कहते हैं, छोटी छोटी अमाउंट को के ले जाना या चुरा लेना। चूहा भी ऐसे ही करता है, अनाज थोड़ा थोड़ा करके ढूंढता है और अपने बिल में पूरा जमा कर लेता है, इसी को पिल्फर कहते हैं। नेक्स्ट है द एक्ट ऑफ किलिंग वंस वाइफ, वाइफ की हत्या। अगर अब तक आपने आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो और इस तरह के शब्दों को नहीं देखा है तो मतलब आप नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा, किलिंग ऑफ पीपल, ठीक है। तो जेनोसाइड क्या है, जनसंहार, जैसे जलियांवाला बाग हुआ था वो एक जेनोसाइड है। एक्सोरिसाइड आंसर हो गया, वाइफ की हत्या एक्सोरिसाइड बोलते हैं। एवी मतलब बर्ड होता है, तो ये हो गया किलिंग ऑफ बर्ड, बर्ड की हत्या, जिसमें मूवी भी बनी थी रोबोट 2, बर्ड की हत्या हो रही है। और कैनीसाइड, कैनी ये डॉग के लिए होता है, इसीलिए एक वर्ड कैनाइन भी होता है, कैनाइन मतलब लाइक डॉग, कुत्ते जैसा, जैसे बोआइन होता है, बोआइन बोलते हैं लाइक काऊ, काऊ जैसा, तो कैनाइन, कैन, यहाँ भी कैन है, यहाँ भी कैन है, तो ये हो गया किलिंग ऑफ डॉग, डॉग की हत्या, ठीक है। चले, तो आपके आंसर भी करेक्ट हुए होंगे। नेक्स्ट, और करेक्ट नहीं हुए हैं तो कोई इश्यू नहीं है, आप मॉक टेस्ट देखते रहिए, धीरे धीरे करेक्ट हो जाएंगे। इसमें आप एक करेक्शन कर लीजिएगा, स्पेलिंग एरर में यहाँ पे इस जगह पे एम डबल है लेकिन टाइपिंग में एक सिंगल आ गया, ठीक है। चलिए बाकी वर्ड हम देख लेते हैं। तो ये कह रहे हैं फाइंड आउट रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, तो पहले 4 ऑप्शन में रॉन्गली कौन है, जी हाँ, यहाँ पे आपका एक एल छूटा हुआ है, ये डबल एल हो जाएगा, ANCI, एंसिलरी मतलब एक्सिलरी, एक्सिलरी होता है सहायक, सहायक, एक्सिलरी वर्ब पढ़ते हैं ना, सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब, तो एंसिलरी मतलब एक्सिलरी। एक्सेसरी हम जानते हैं ना, उपसाधन वगैरह होता है, उपसाधन, जैसे कार में एक्सेसरीज लगाते हैं, सीट वगैरह, कवर, मैट, एक्सेसरीज, उपसाधन। एडवर्सरी आपका दुश्मन या विरोधी होता है, अपोनेंट बोलते हैं, दुश्मन। एबोलिशन मतलब उन्मूलन है, पढ़े होंगे उन्मूलन, एबोलिशन, तो एबोलिशन से बना दिया एबोलिशनरी। कममरेट, तो स्पेलिंग में ये MO, यहाँ O लगेगा, COMMEMO, एक्चुअली ये वर्ड मेमोर से बनता है, मेमोर या मेमोरी, मेमोरी का ही वर्ड है कममरेट। तो ये होता है स्मरण करना, मगर कैसे, कोई उत्सव वगैरह सेलिब्रेट करके किसी की याद मनाना, कममरेट करना। कमेंडेबल और कमेंडेटरी दोनों का अर्थ एक ही रहेगा, दैट मीन्स प्रशंसनीय या तारीफ के योग्य, प्रशंसनीय बोल सकते हैं। कमेंड, कमेंड मतलब तारीफ होता है, कमेंडेबल जॉब बोलते हैं, प्रशंसनीय काम। कमेंसुरेट इज प्रोपोर्शनेट, प्रोपोर्शनेट, प्रोपोर्शन, ये आपका मेंसुरेट या मेजर से समझ लीजिए, या मेंसुरेशन आप पढ़ते हैं वहां से इसको याद कर लीजिएगा, प्रोपोर्शनेट, ठीक है, अनुपात या अनुपातिक। तो स्पेलिंग आपके सुर गलत हुए, 13 में पहला एंड 14 में भी पहला। नेक्स्ट, नेक्स्ट वी हैव narration. He said the mice will play when the cat is away. चलिए, तो आपका डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है और इसमें will का यूज किया हुआ है। रूल्स आपको पता होंगे, will अगर डायरेक्ट स्पीच में है तो इनडायरेक्ट में will का वुड हो जाता है, किधर नहीं है पहले उसको निकाल दो, तो 2 जगह नहीं था तो हमने निकाल दिया। अब एक यहाँ वुड है, एक यहाँ है, तो या तो आंसर बी या फिर सी। तो हम यहाँ देख लेते हैं,
एक और वुड भी यहाँ पे आ गया जो कि जरूरत नहीं है। यहाँ कैट के बाद इज है तो ये वुड भी क्यों होगा, इसका क्या हो जाएगा, वॉज होगा। तो एक वॉज और एक वुड, जो दोनों आपका ऑप्शन बी में है। वेरी सिंपल, बेसिक नियम है, आपको पता होंगे। नेक्स्ट, और नहीं तो अभी मैंने बता दिया, इसका वॉज और विल का वुड। वॉइस है, चेंज करना है। पैसिव एक्टिव में दिया हुआ है हु टीचेज यू, तो टीचेज यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमको क्या चाहिए, इज एम आर चाहिए प्लस V3 चाहिए। ठीक है, तो V3 तो कॉमन है, सब में रहेगा, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। लेकिन क्या इज एम आर चारों में है, चेक कर लो, यहाँ नहीं है, यहाँ इज तो है। चलो ठीक है, रख लेते एक पल के लिए, इसको हटा देते हैं। अभी इंग्लिश इज टाउट बाय होम, ये स्ट्रक्चर तो नहीं है सर। अगर वाक्य हु से शुरू हुआ है तो हम बाय होम से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको हु वगैरह रखना ही है तो बाय के बाद हु हो सकता है, होम नहीं हो सकता। इन केस अगर आपको एंड में लेना है तो हु लगा लीजिए, बाय हु होता तो शायद हो सकता था। तो आंसर इज बी, बाय होम आर यू टाउट इंग्लिश, तुम किसके द्वारा इंग्लिश पढ़ाए जाते हो। चलिए, आपके भी आंसर सही होंगे, नहीं होंगे तो भी कमेंट करके बताइए, सो दैट कि मैं इस पे भी वीडियोस बना के आपको बता सकूं। फ्रेंच लीव क्या होता है, फ्रेंच लीव देख लीजिए, आप लोग आंसर कर लीजिए। इट इज एब्सेंस विदाउट परमिशन, यानी एक ऐसी छुट्टी, एक तरह का छुट्टी कहिए या एब्सेंस रहना, एब्सेंट होना, लेकिन वो परमिशन के बिना होता है, विदाउट परमिशन, इसको फ्रेंच लीव कहते हैं। लीव कई तरह के होते हैं, पेटी लीव होता है, फ्रेंच लीव होता है। ठीक है, तो एब्सेंस के बिना छुट्टी कर लेना इज फ्रेंच लीव। कैसल इन द एयर, बड़ा कॉमन इडियम है, हवा में महल बनाना, ख्याली पुलाव पकाना। विजनरी मतलब काल्पनिक, यानी आपके जो उद्देश्य हैं वो क्या है, काल्पनिक है। ठीक है, आपके प्रोजेक्ट्स क्या है, काल्पनिक है। फैंसीफुल स्कीम्स कह सकते हैं, लेकिन फैंसीफुल अलग चीज हो जाता है। फैंसी तो हो गया मतलब फैशन से रिलेटेड, ठीक है, कुछ अच्छी चीजों के लिए। तो विजनरी प्रोजेक्ट्स, हवा में महल बनाना मतलब इस ख्याल में जीना कि कुछ अच्छा होगा, मगर ऐसा कुछ होता नहीं है, हकीकत से परे है वो। फ्लॉग अ डेड हॉर्स बोलते हैं, या बीट अ डेड हॉर्स भी बोलते हैं। तो इसका अर्थ क्या निकलता है, इसका अर्थ निकलता है वेस्ट वंस एफर्ट, बेकार की कोशिश, यूजलेस एफर्ट भी बोल सकते हो, एक ऐसा प्रयास जिसका कोई परिणाम नहीं होगा। अगर आप मरे हुए घोड़े को, अगर आप एक डेड हॉर्स को फ्लॉगिंग कर रहे हो यानी चाबुक से मार रहे हो, तो क्या हो जाएगा उससे, वो थोड़ी उठ के दौड़ने लगेगा। तो फ्लॉग अ डेड हॉर्स मतलब व्यर्थ की कोशिश करना, बेकार, मीनिंगलेस एक्शन। चलो यहाँ तक हो गया, अब आते हैं क्लोज टेस्ट। ये आप क्लोज टेस्ट का पिक ले लीजिए और इसके ऑप्शन का भी पिक ले लीजिए, उसके बाद एक ही बार में डन करते हैं इसको। चलो ठीक है, तो पढ़ लिया होगा आपने। अ यूनिवर्सिटी स्टैंड्स फॉर ह्यूमैनिज्म, रीजन एंड एडवेंचर ऑफ आइडियाज। यूनिवर्सिटी के बारे में फ्रेज है, पैसेज दिया हुआ है कि यूनिवर्सिटी क्या होता है, ठीक है, उसका पर्पस क्या होता है, उसमें ह्यूमैनिज्म होता है, रीजनिंग होती है, यानी आदमी तर्क करता है किसी बात के लिए, एडवेंचर ऑफ आइडियाज होते हैं, तरह तरह के आइडियाज होते हैं। ठीक है, इट स्टैंड्स फॉर द ऑनवर्ड। अब आगे के जो वर्ड्स हैं वो हम देख लेते हैं। तो आगे यहाँ ऑप्शन में आ जाते हैं, इट स्टैंड्स फॉर द ऑनवर्ड ऑफ द ह्यूमन रेस। तो ऑनवर्ड मोशन ऑफ द ह्यूमन रेस, मार्च या प्रोग्रेस। देखिए यहाँ तो मार्च की बात होगी, मार्चिंग का मतलब क्या होता है, आगे बढ़ना, सिंपल। प्रोग्रेस तो तरक्की होता है, और मोशन मतलब गति। तो यहाँ पे ह्यूमन रेस की तरक्की की बात नहीं हो रही है, उसके आगे बढ़ने की बात हो रही है कि कोई प्रजाति है वो कैसे आगे बढ़ता है स्टेप वाइज। ठीक है, यहाँ कोई डेवलपमेंट की बात नहीं हो रही है। सो इट इज मार्च ऑफ द ह्यूमन रेस, मार्चिंग, आगे बढ़ना। फिर है हायर ऑब्जेक्टिव्स। चलो ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स मतलब होता है, 'उद्देश्य' या 'मकसद'। 'उद्देश्य' या 'मकसद' 'हायर ऑब्जेक्टिव्स' मतलब होता है, 'उद्देश्य' या 'मकसद'। 'हायर ऑब्जेक्टिव्स' मतलब होता है, 'उद्देश्य' या 'मकसद'। 'हायर ऑब्जेक्टिव्स' मतलब होता है, 'उद्देश्य' या 'मकसद'।
तो आगे बढ़ते हैं तो कैसे बढ़ते हैं सर? ऑब्जेक्टिव के साथ या ऑब्जेक्टिव की ओर, फोर ऑब्जेक्टिव्स, तो यहाँ जाएगा आपका टूवर्ड्स। हम अगर आगे बढ़ते हैं तो किसी की ओर आगे बढ़ते हैं ना, सामने हमारा एक मंजिल होता है जिसकी ओर हम जाते हैं, तो यहाँ पे टूवर्ड्स लगेगा, की ओर, ना कि ऑन ऑब्जेक्टिव, फोर ऑब्जेक्टिव, नो। तो यहाँ हो जाएगा रेस टूवर्ड्स हायर ऑब्जेक्टिव्स, यानी ऊंचे मकसद के लिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, या उसकी ओर आगे बढ़ते हैं, नॉट के लिए, मकसद की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यूनिवर्सिटी का काम है कि अपने हायर ऑब्जेक्टिव्स के या मानवता के उच्च मकसद को पूरा करने के लिए, उद्देश्य को पूरा करने के लिए आगे बढ़ना। इफ द यूनिवर्सिटीज, अब कह रहा है अगर जो यूनिवर्सिटीज हैं दियर ड्यूटी, अपनी ड्यूटी को क्या कर दे, फिनिश कर दे, डिस्चार्ज कर दे। तो भाई बहुत ही सिंपल है, आप यहाँ देख चुके होंगे कि जो ड्यूटी है तो ड्यूटी क्या करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं। जी हाँ, किसी को भी अपना कर्तव्य क्या करना चाहिए, निभाना चाहिए, तो ड्यूटी डिस्चार्ज होता है। यू शुड डिस्चार्ज योर ड्यूटी, अगर आप कहीं काम करते हो तो आप अपना कर्तव्य निभाइए, तो यू शुड डिस्चार्ज योर ड्यूटी। तो यहाँ पे डिस्चार्ज होगा, फिनिश या ओबे नहीं, ड्यूटी को फिनिश या ओबे नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इफ द यूनिवर्सिटीज डिस्चार्ज दियर ड्यूटी एडिक्वेटली, अगर जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो संस्थाएं हैं इस तरह की, विद्यालय विश्वविद्यालय, वो अगर अपनी ड्यूटी अच्छे से एडिक्वेटली मतलब पर्याप्त रूप से डिस्चार्ज करे या उसको निभाए, तो क्या होगा, देन इट वेल विथ द नेशन, तो ये राष्ट्र के साथ कैसा होगा जी, तो राष्ट्र के साथ कैसा होगा, विल बी, इट विल बी वेल विद द नेशन, तो ये राष्ट्र के लिए अच्छा होगा, बेहतर होगा, ठीक है। तो इट विल बी वेल विद द नेशन, ये राष्ट्र के लिए अच्छा होगा कब, अगर यूनिवर्सिटीज अपने कर्तव्यों को अच्छे से निभाती है। एंड किसके लिए, वेल विद द नेशन, एंड वहां पे प्रोनाउन होगा, वो मुझे याद है कि क्या था, वो यहाँ हर लेंगे, ठीक है। एंड हर पीपल, तो हर किसके लिए, नेशन के लिए। जी हाँ, नेशन यहाँ पे फेमिनिन जेंडर के रूप में लिया गया राष्ट्र को, इसलिए हर पीपल का यूज हुआ। चलो, वैसे भी अगर आप हर नहीं लेते तो दूसरा आपके पास कोई चांस नहीं, दियर लेने के लिए वहां कोई प्लूरल नाउन था नहीं, एंड द पीपल तो होगा नहीं, किसके, लोग, नेशन तो ठीक है, तो लोग किसके होंगे, ऑफकोर्स राष्ट्र के होंगे, तो नेशन एंड हर पीपल। अगर हर नहीं होता तो फिर इट्स ले सकते थे, इसलिए कि वो एक न्यूट्रल जेंडर है, ठीक है, बट अभी इट्स नहीं है तो बात खत्म हो गई। और 25 नंबर का ऑप्शन हम देख लेते हैं, वाई, व्हेन, हाउ। चलो मेरे दिमाग में रहेगा, आपके पास भी है। तो ये कह दिया कि भाई चलो अगर यूनिवर्सिटी अपना ड्यूटी अच्छे से करे तो ये राष्ट्र के लिए वेल होगा, बढ़िया होगा, और उसके लोगों के लिए, ठीक है। बट इफ द टेम्पल ऑफ लर्निंग, लेकिन अगर ये जो शिक्षा का मंदिर है, अगर वो खुद एक ऐसा घर बन जाए जिसमें संकुचित मानसिकता वाले लोग आ जाएं, है ना, कट्टरपंथी वाले लोग आ जाएं, बिगोटरी कट्टरपंथी, और छोटे छोटे पेटी यानी मामूली छोटे उद्देश्यों की बात करें, तो हाउ विल द नेशन प्रोस्पर। तो यहाँ तो वर्ड बड़ा साफ हो गया। तो अगर ये चीज़ें यूनिवर्सिटी में आ जाए, बिगोटरी सोच वाले लोग और छोटे उद्देश्यों को लेकर हो हंगामा करने वाले, तो ये जो नेशन है, TION, हाउ द नेशन विल प्रॉस्पर, ठीक है, कि नेशन प्रॉस्पर कैसे करेगा, तरक्की कैसे करेगा। तो ये रहे सर आज का मॉक टेस्ट। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, और कैसा लेवल था आप बता दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट में, टिल देन थैंक यू, गुड बाय।